नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध रचना निठल्ले की डायरी का तीसरा भाग राम भरोसे का इलाज प्रस्तुत कर रहे हैं। काका यथास्थान बैठे थे। मुझे देखा तो पूछा, क्यों हातिम साहब, करा दिया उस भ्रष्ट शिव शंकर का तबादला? मैंने कहा, काका वह हो ही नहीं सका। काका बोले, मैं जानता था तुमसे किसी का भला नहीं हो सकता। अरे, पहले तबादले के सिद्धांत समझो, तब उसमें हाथ डालो। देखो, साहब जब खुद तबादला करता है तब वह दंड होता है, और जब किसी की प्रार्थना पर करता है तब वह कृपा होती है। कृपा करने का कोई नियम शासन में नहीं है, पर सजा देने की छूट है। तुम कोशिश करके शिवशंकर को सजा दिलवाओ तो तबादला हो जाएगा। सजा क्यों दिलवाऊंगा? सजा उसके भले के लिए दिलवाओ। उससे कहो कि वह आज से लगातार 3 दिन साहब के बंगले के सामने खड़ा होकर उन्हें गालियां दें। जब साहब उसे डांटने आए तब अपना नाम और पद बता दे। साहब गुस्से से कहेगा, बदमाश, मैं तेरा ट्रांसफर कर दूंगा। दूसरे दिन शिवशंकर का तबादला हो जाएगा। मगर काका, कहीं साहब? और कुछ नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े अफसर बेचारे बहुत कमजोर होते हैं। ये तबादले से ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ये कहें कि तुम्हें मार डालूंगा तो समझो कि ये तबादले करेंगे। पर काका, शिवशंकर गाली देने की हिम्मत नहीं कर सकता। सो मैं जानता हूं, वह पैसा खाता है ना। गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है। पैसा खाने वाला सबसे डरता है। जो सरकारी कर्मचारी जितना नम्र होता है वह उतने ही पैसे खाता है। शिवशंकर को कुत्ता काट खाए तो उसे भी गाली नहीं देगा। कहेगा, श्वान श्रेष्ठ, काट लिया तो कोई बात नहीं, पर मेरी रिपोर्ट मत कर देना। अच्छा, तबादले का दूसरा सिद्धांत है, जो जहां ठीक काम कर रहा है उसे वहां से हटाना। अंग्रेजों के जमाने से जनता और सरकार में दुश्मनी का संबंध चला आ रहा है ना। ज्यों ही ऊपर के अधिकारियों को मालूम होता है कि कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है और उससे जनता को फायदा है, त्यों ही उसका तबादला करा दिया जाएगा। तुम शिवशंकर की तारीफ किसी अखबार में छपा दो, उसका ट्रांसफर हो जाएगा। काका ने एक आंख बंद करके मूंछ का एक सफेद बाल पकड़ा और झटका। आंखों में आंसू आ गए, पर बाल न उखड़ा। गमछे से आंसू पोंछते हुए बोले, बुढ़ापे का एक एक बाल रुलाता है। मैंने कहा, इससे तो अच्छा है उस तरह फिरवा लें। वे बोले, नहीं, मूंछों से चेहरा रौबदार होता है, रौब से आदमी बड़ा होता है। मैंने पूछा, पर वह कैसे? वो बोले, अगर रविंद्रनाथ वैसा सुंदर रेशमी चोगा न पहनते तो क्या इतने बड़े कवि माने जाते? शरद चंद्र ने मामूली धोती कुर्ता पहना तो नतीजा भी भुगता। बंगाल के बाहर अपनी जिंदगी में तो जा नहीं पाए। खैर, छोड़ो इस रूपक रहस्य को। तुम्हें एक काम बताता हूं। वह जो राम भरोसे खुमचे वाला है ना, वह सख्त बीमार है, रात से बेहोश है। 2-3 आदमी उसे लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, मगर उन लोगों का भरोसा नहीं। उन पर उसका उधारी है। वे तभी तक उसके साथ हैं जब तक वह बेहोश है। उसे होश आते ही वे छोड़ भागेंगे। तुम पर अगर उसकी उधारी नहीं हो तो तुम उसके इलाज का प्रबंध करा दो। मैं अंदाज से अस्पताल पहुंच गया। बरामदे में 2-3 पड़ोसी भरोसे को फर्श पर लिटाकर बैठे थे। मैंने उसे हिलाया, वह बोला नहीं। फिर पुकारा, भरोसे, जरा होश में तो आओ, देखो कौन आए हैं।
सब उधारी वाले तुम्हारे आसपास इकट्ठे हैं। फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। सामने से मुझे हरिराम मास्टर आते दिखे, मगर हरिराम तो 4-5 साल पहले मर चुके थे। मास्टर मेरे पास आ गए, बोले, पहचाना? हाँ हाँ, कुछ मगर। हाँ, मैं वही हूं, हरिराम मास्टर। इधर फाटक पर बिना इलाज के मर गया था ना, अब प्रेत बनकर इलाज कराने आया हूं। मगर ये लोग प्रेत का इलाज करते भी हैं? करते हैं। इनके हिसाब में देखो, कई नाम लिखे रहते हैं जिनके लिए दवा स्टोर से निकल जाती है। वे वास्तविक आदमी नहीं होते, प्रेत होते हैं। मेरे मरने के बाद इन लोगों ने मेरा नाम रजिस्टर पर चढ़ा लिया और खर्च बताने लगे। अब मैं खुद आ गया। मास्टर ने कहा, इस भरोसे के मरने में कितनी देर है? क्या पता, इसे तो अच्छा कराने लाए हैं। तो दौड़ धूप करो, डॉक्टरों के पीछे पड़ो, ऐसे तो यह सृष्टि के अंत तक पड़ा रहेगा। देखो, फाटक के बाहर वे मरीज हफ्ते से पड़े हैं, अभी तक उनकी जांच नहीं हुई। मैं सामने सुपरिटेंडेंट के कमरे में घुस गया। बिना पूछे घुस जाने से वह समझा कि यह ऐसा आदमी है जिसे यह हक है। वह नम्र हो गया, बोला, कहिए, क्या आज्ञा है? मैंने कहा, एक तो शिकायत है, फाटक पर कई दिनों से मरीज पड़े हैं मगर उनकी जांच नहीं हो रही। सुपरिटेंडेंट ने चश्मा निकाल कर रख दिया और मुझे नंगी आंखों से देखा। वे अंदाज लगा रहे थे कि मैं कमरे के बाहर फेंक देने के काबिल हूं या जवाब के काबिल। मैं जवाब के काबिल निकला। वे मुझे समझाने लगे, देखिए, आपका ख्याल गलत है, उनकी जांच तो हो रही है। इसे हम प्राथमिक जांच यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। यह जरा टेक्निकल चीज है। बाहर मरीजों को पड़े रहने देकर हम उनके रोग की जांच करते हैं और उन मरीजों को छांटते हैं जो इलाज के लायक हैं। इनमें से जो ज्यादा बीमार हैं वो तो मर ही जाएंगे। उनकी चिकित्सा में जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जाए? जो कम बीमार हैं वे ऊब कर घर लौट जाएंगे। जिन्हें इस अस्पताल में घुसने की गुप्त सुरंगें मालूम है, वे उनसे भीतर घुस आएंगे। अब जो बचेंगे वे सच्चे मरीज होंगे, उनका इलाज होगा। मैंने कहा, यह वैज्ञानिक पद्धति मुझे मालूम नहीं थी। आम लोगों को नहीं मालूम ना, लोग अज्ञानवश शिकायत करते हैं। मगर एक बात तो बताइए, अस्पताल में घुसने के लिए सुरंगें भी हैं? हाँ हाँ, कई सुरंगें हैं, पर वे गुप्त हैं। उनमें फाटक लगे हैं जिनमें ताले जड़े हैं। तो उनमें से कैसे घुसा जाता है? यह रहस्य है। यहां बताने का हुक्म डॉक्टरों को नहीं, घर पर बताया जाता है। मैंने कहा, एक मरीज मैं भी लाया हूं, उसकी हालत खराब है। उसे यही बरामदे में मरने दूं या घर में? जहां आपकी इच्छा हो, दोनों जगह सुभीते हैं। मैंने उसे भर्ती करने पर जोर दिया तो डॉक्टर ने मुझे एक फॉर्म दिया, कहा, इसे भर दीजिए। फॉर्म में कई बातें पूछी गई थीं। कुछ प्रश्न थे। मरीज क्यों अच्छा होना चाहता है? उसे इलाज कराने का क्या हक है? मरीज से या उसके सहायकों से कौन कौन डॉक्टर डरते हैं और क्यों डरते हैं? मरीज की चिकित्सा ठीक करने से डॉक्टरों को क्या फायदा होगा? न करने से क्या नुकसान होगा? ऐसे 5 बड़े आदमियों के नाम लिखो जो चाहते हैं कि मरीज स्वस्थ हो जाए। मरीज का पॉलिटिक्स क्या है? और प्रश्नों के जवाब तो जैसे तैसे मैंने लिख दिए, पर आखिरी सवाल पर अटक गया। भरोसे का क्या पॉलिटिक्स लिखूं? मैंने डॉक्टर से कहा, यह आदमी खोमचा लगाता है, उसका क्या पॉलिटिक्स? डॉक्टर ने कहा, होता है, कीड़े और चींटे तक का पॉलिटिक्स होता है।
पर वह तो बेहोश है, उससे तो पूछा नहीं जा सकता। तो अपना पॉलिटिक्स लिख दीजिए। अस्पताल में एम और डी दल हैं, आप किस दल के हैं? इन दलों के राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं? एक दूसरे को उखाड़ना। ये दल किस महापुरुष ने बनाए थे? सरकार ने ही बनवाए हैं। मंत्रिमंडल ने अपनी एक विशेष बैठक में तय किया था कि जैसे हमारे बीच दो गुट हैं, वैसे ही शासन के सब विभागों में हो जाना चाहिए। हर सरकारी कर्मचारी से फॉर्म भरवाया गया कि वह किस गुट का है। मैंने पूछा, आप किस गुट में हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तो एम गुट में हूं। तभी तो डी गुट के पिछले महीने मेरा तबादला करा दिया था। मैं 2-3 स्टेशन ही पहुंचा था कि एम गुट ने मेरा तबादला कैंसिल करा दिया। मुझे रेलगाड़ी में ऑर्डर मिला और मैं दूसरी गाड़ी से लौट आया। यहां स्टेशन पर उतरा, तब तक डी वालों ने फिर तबादला करा दिया था। मैं फिर गाड़ी पर चढ़ गया। तीसरे स्टेशन पहुंचते ही फिर कैंसिल होने का ऑर्डर मिला और मैं लौट पड़ा। इस तरह लगभग 1 हफ्ते तक मैं यहां से तीसरे स्टेशन तक जाता था और लौटता रहा। तब तक एम गुट जोरदार हो गया था और मैं यहीं रह गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं न तो एम का हूं और न डी का, पर राम भरोसे को एम गुट में होना चाहिए, वही लिख देता हूं। फॉर्म भरकर मैं दूसरे कमरे में गया। वहां एक डॉक्टर ने फॉर्म देखा और कहा, अच्छा, एम वाला है, इसका डॉक्टर तय करिए, पैसा उछालिए, चित एम पट डी। मैंने पैसा उछाला, डी निकला। डॉक्टर ने कहा, मरीज एम गुट का है, डॉक्टर डी गुट का है, बोलिए इलाज कराना है कि नहीं? मैं डॉक्टर का इशारा समझ गया, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उसे एक वार्ड में भर्ती करा दिया। मैंने देखा, वार्ड के आसपास मरीजों के रिश्तेदार डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। एक डंडाधारी से पूछा, डंडा लिए क्यों खड़े हो? हमारा साला यहां इलाज करवा रहा है, उसकी रखवाली कर रहे हैं। उसे किसका डर? डॉक्टरों से। यह वार्ड डी वालों का है। अगर इधर कोई एम वाला डॉक्टर आ गया और उसकी छाया भी किसी मरीज पर पड़ गई तो एम वाले डॉक्टर उसे मर जाने देंगे। इसलिए जब कोई एम वाला डॉक्टर इधर आता दिखता है, हम लठ घुमाने लगते हैं और वह भाग जाता है। मैंने उससे कहा, भाई 7 नंबर में एक गरीब आदमी पड़ा है, उसकी तरफ से लठ उठाने वाला कोई नहीं है, तुम उसे भी डॉक्टरों से बचाना। लठधारी बोला, आप बेफिक्र रहिए, उसका कोई डॉक्टर बाल बाका नहीं कर सकता। 3-4 दिन बीत गए। भरोसे की हालत बिगड़ती ही चली गई। वह कराहता तो उसे डांट पड़ जाती, ए बुड्ढे, क्यों हल्ला करता है? वह चुप हो जाता। इससे डॉक्टर सुधार कहते थे। 5वें दिन मैंने डॉक्टर से कहा, इसकी हालत अब कैसी है? सुधार हुआ है। मुझे तो और बिगड़ी नजर आती है। बिगड़ना भी तो सुधार है। जैसी हालत में आया था वैसा तो नहीं है, यही सुधार है। पर यह सुधार तो मौत की तरफ ले जा रहा है। डॉक्टर दार्शनिक हो गया। बोला, मौत तो जीवधारी का सबसे बड़ा सत्य है। देह नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा को टाइफाइड नहीं होता। अगर यह शुद्ध आत्मा हो जाएगा तो कभी इसे रोग नहीं होगा। मैंने कहा, सुना है यहां डॉक्टर सिन्हा इस रोग के विशेषज्ञ हैं, उन्हें मरीज को दिखा दीजिए ना। डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, यह तो नीति विरुद्ध होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्म मरण श्रेय पर धर्म भयावह। अपने डॉक्टर के हाथ से मरना अच्छा, पर दूसरे डॉक्टर के हाथ से बचाना भी अच्छा नहीं। नहीं भाई, मुझसे धर्म विरुद्ध काम नहीं होगा। मैंने कहा,
पर यहां भी तो उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। डॉक्टर ने समझाया, खोमचे वाले का इलाज तो खोमचे वाला सरीखा ही होगा, कोई मिनिस्टर या रईस तो है नहीं। डॉक्टर के तर्क अकाट्य थे। भरोसे ने बीमार पकड़कर गलती करी, यह तो सही है। उसके पास बताने के लिए सिर्फ गरीबी थी। इस गरीबी से आखिर कितना इलाज होता। एक डॉक्टर के बारे में सुना था कि वह बड़ा ईश्वर भक्त है, सुबह शाम पूजा करता है। वह शायद राम भरोसे पर ध्यान दे। यह सोचकर मैं उसके बंगले पर पहुंचा। वह डॉक्टर पूजा कर रहा था। सोचा, पूजा के ठीक बाद जब उसका मन पवित्र होगा, मैं राम भरोसे के लिए दया मांगूंगा। पूजा का कमरा पास ही था और मैं उसकी स्तुति सुन रहा था। दीन बंधु कृपाल भगवन हरण भव भय दारुणम। फिर मेरे कानों में ये शब्द पड़े, हे भगवान करुणा निधान, तू सब भक्तों पर कृपा करता है, मुझ क्षुद्र भक्त की भी एक प्रार्थना सुन ले। हे दीनबंधु, तू वार्ड 3 के 7वें नंबर के मरीज को इस दुनिया से उठा ले। मैंने सुना तो सन्न रह गया। यही तो राम भरोसे का बेड नंबर था। डॉक्टर बाहर आया तो मैंने कहा, आप उस मरीज को क्यों मारना चाहते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं एम गुट का हूं और वह डी गुट वाले डॉक्टरों के चार्ज में है। अगर वह मर गया तो डी वाले बदनाम होंगे और मैं उनकी इंक्वायरी कराऊंगा। मैंने बंगले के बाहर आकर सोचा, अस्पताल जाऊं कि नहीं जाऊं? राम भरोसे को वहां से बाहर निकाल लूं या पड़ा रहने दूं? मैंने तय किया कि मुझे घर लौट जाना चाहिए। राम भरोसे को उसके भगवान के सुपुर्द कर देना चाहिए। आदमी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता।